तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे कल। इसमें क्या था, प्लांट वायरस दे रखा था जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। अगर उस पार्टिकल को भी हमने एक वायरस मान लिया तो कह रहा था कि उस वायरस पार्टिकल का मोलिकुलर मास निकाल के दिखाइए, मोलर मास निकाल के दिखाइए, सॉरी क्या निकाल के दिखाइए, उसका मोलर मास। इसका अगर इसको भी एक प्लांट वायरस का पार्टिकल मान लिया तो क्या क्या दे रखा था इस प्लांट वायरस का। ये दे रखा था अपने को डायामीटर, ये इसकी लेंथ दे रखी थी, और एक चीज और थी इसमें, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम और गिवन था 0.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्पेसिफिक वॉल्यूम मींस एक पार्टिकल का, सिर्फ एक पार्टिकल के लिए जो दिया गया था, ठीक है ना। तो इस सवाल को करने के लिए देखिए अपने को निकालना क्या है, मोलर मास निकालना है, ठीक है। मोलर मास मींस एक मोल का मास, ठीक है। तो एक मोल का मास निकालने के लिए अपन लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन वायरस पार्टिकल, वन प्लांट वायरस पार्टिकल या वन वायरस। कैसे निकालेंगे इसको, पाई आर स्क्वायर एच से निकालेंगे, ठीक है। सिलेंड्रिकल है तो मैथमेटिक्स लग गया इसमें। पाई की वैल्यू क्या, 22/7, ये तो डायमीटर है। आर निकालने के लिए क्या करेंगे इसको, 150 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। और आर्मस्ट्रॉन्ग में है, जब आर्मस्ट्रॉन्ग से वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में लाना होता है तो इसको 10⁻⁸ से करते हैं। अगर मीटर में लाना होता है 10⁻10 करते हैं, और स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसको भी आज सेंटीमीटर क्यूब में लेके आना है तो 5000 सॉरी इंटू 10⁻⁸। तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा वन वायरस पार्टिकल का, एक वायरस पार्टिकल का वॉल्यूम आ जाएगा यहां से। अब अपने को ये डाटा गिवन है, मास पे बात तो मास पे लेके आनी है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है, इतना है, ठीक है ना। तो देखिएगा जो ऐसे दे रखा है, इसको इस डाटा को ऐसे दे रखा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ग्राम 0.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी दे रखा है, ऐसे दे रखा है इसको। तो एक सेंटीमीटर क्यूब में मास कितना है, एक सेंटीमीटर क्यूब पे मास कितना है, 0.75 ग्राम दे रखा है। स्पेसिफिक मास दे रखा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम से क्या निकल गया, स्पेसिफिक मास इतना, मास एक सेंटीमीटर क्यूब पे दे रखा है। तो यहां से वॉल्यूम निकलाएगा, इतने वॉल्यूम पे कितने पार्टिकल आएगा, देखिए 0.75 ग्राम, एक मतलब एक सेंटीमीटर क्यूब में इतना मास दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां से सेंटीमीटर क्यूब आएगा, यहां से सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास आएगा, वो मास निकाल लेंगे। और वो मास किसका होगा, जो वॉल्यूम ऑफ वन वायरस पार्टिकल का निकला उसका मास होगा वो, यानी कि वन वायरस पार्टिकल का मास निकल के आएगा, ठीक है ना। क्योंकि वॉल्यूम भी किसका है, वन वायरस पार्टिकल का, तो मास भी उसका निकल के आएगा। तो वन पार्टिकल का मास निकल के आया, अब उसका मोलर मास निकालना है। और मोलर मास कब निकलता है किसी भी चीज का, जब उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या निकलाएगा, उसका मोलर मास निकलाएगा। मोलिकुलर मास, मोलर मास, एटॉमिक मास, सब में क्या फर्क है, आप पिछली वीडियो देखिए आपको समझ में आएगा कि मोलर मास सर क्यों लिखते हैं, मोलिकुलर मास क्यों लिखते हैं, क्या डिफरेंस है एक मोल में, एक मोल कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, एक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर भी एक बार फिर मैं बता देता हूं, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखिए बेटा जी, ये होता है वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है ना। ये एक मॉलिक्यूल है CO2 का, और इसका जो मास निकलता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। और वो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, वो निकलता है रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाई किससे निकलता है, साथ में एटॉमिक मास यूनिट से, ठीक है। लेकिन एक मोल CO2 अगर ऐसा लिखो तो ये CO2 कंपाउंड है,
ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक कंपाउंड है, एक मोल कंपाउंड है ये तो सिंगल मॉलिक्यूल है, ये एक मोल कंपाउंड है। इस एक मोल कंपाउंड में ऐसे ऐसे एन मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। एक मोल कंपाउंड है ये CO2 का, और इसमें कितने मॉलिक्यूल है? एन, इसके एन मॉलिक्यूल, और ये एक मॉलिक्यूल है। तो समझ में आई बात। तो जो हम वो लिखते हैं ना, एक मोल कंपाउंड CO2 के और इतने एटम, उसका मतलब ये होता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पे CO2 भी लिख दिया और इतने एटम भी लिख देते हैं, इतने मॉलिक्यूल भी लिख देते हैं, ऐसा कैसे? ये एक मोल कंपाउंड है, एक मोल कंपाउंड, ठीक है ना। एक मोल ऐसे ऐसे रखा हुआ, एक मोल कंपाउंड है, ठीक है। और इस एक मोल कंपाउंड का सिर्फ एक मॉलिक्यूल ये है, लेकिन इस एक मोल में ऐसे ऐसे इतने मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए इसका जो मास निकाला जाता है ना 44 ग्राम, वो मोलर मास है और ये मॉलिक्यूलर मास है। तो इसलिए पहले बेसिक आना बहुत जरूरी है, वो क्लियर कर चुका मैं, ठीक है ना। तो अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो मोल कंसेप्ट का सवाल आना बड़ा मुश्किल है। जैसे कल था, एक ने मुझे पर्सनली क्वेश्चन भेजा कि सर ये है C12 H22 O11 है, इसमें तो 12 ही एटम है कार्बन के, आप Na क्यों लिख रहे हैं कि आप 12 इंटू Na ही क्यों लिख रहे हैं? इसमें तो 12 ही एटम है कार्बन के, आप Na से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि बेटा ये एक मोल कंपाउंड है, एक मोल, और एक मोल में इसके Na मॉलिक्यूल हैं, और एक मॉलिक्यूल इसका ऐसा ही है। तो एक मॉलिक्यूल और एक मोल में डिफरेंस समझिए ना, एक मॉलिक्यूल में एक मोल में। तो एक मॉलिक्यूल में तो कार्बन के 12 ही एटम है, एक मॉलिक्यूल में तो 12 ही है। एक मॉलिक्यूल तो ऐसा देखिए C12 H22 O11, दिस इज वन मॉलिक्यूल, एक पड़ा हुआ मॉलिक्यूल, इसमें तो कार्बन के 12 ही एटम है, लेकिन एक मोल कह दिया, और एक मोल में कितने एटम होंगे? Na से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक मोल में इसके कितने मॉलिक्यूल हो गए? अब इसके Na मॉलिक्यूल हो गए। तो एक मोल में, और ये डिफरेंस जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मोल कंसेप्ट पढ़ नहीं पड़ता, पहले ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो उन बच्चों ने पहले पिछली वीडियो देखी सारी की सारी, पहले वो पिछली वीडियो देखे, फिर ये बातें क्लियर होती है, ठीक है। इनको मिसयूज टर्म भी कह सकते हैं, मिसयूज टर्म, ठीक है ना। कंसेप्ट पढ़ लिया, गलत ही चलता रहता है, ठीक है ना। इसीलिए तो बेसिक 9th क्लास में एटम मॉलिक्यूल पढ़ाए जाते हैं ताकि डिफरेंस समझ में आए, ठीक है ना। इसी तो यूनिफाइड मास, मोलर मास, वो सब चक्कर इसलिए तो करवाया था। अब एक और टाइप का, मैंने कल आपको बोला था कि मोल कंसेप्ट से रिलेटेड और सवाल भी होते थे, कि वो दूसरी टाइप कैसे होगी इसकी। जैसे कि मान लिया आपको कह दिया कि क्लोरोफिल है, ठीक है, और उस क्लोरोफिल में सबको पता है मैग्नीशियम होती है, मैग्नीशियम 3% पड़ी है। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कितनी पड़ी है? 3% पड़ी है, ठीक। तो पता करिए 2 ग्राम क्लोरोफिल में, 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितने एटम ऑफ मैग्नीशियम होंगे? 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितने एटम्स ऑफ मैग्नीशियम होंगे? अब इस 3% का मीनिंग क्या है? देखिए, जब ऐसे परसेंटेज दियो तो आपने लेट करना, वहां पे लेट टोटल क्लोरोफिल कितना है? 100 ग्राम, ठीक है ना। और 100 ग्राम में मैग्नीशियम कितना है? 3 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना होगा? 100/3, और 2 ग्राम में मैग्नीशियम कितना आएगा? मल्टीप्लाई 2। तो मैग्नीशियम की अमाउंट आ गई ना, यहां से मैग्नीशियम की अमाउंट आ गई, कितनी आ गई? 6/100, तो 0.06 ग्राम आ गया 2 ग्राम में, क्योंकि नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है ना मैग्नीशियम के, तो 2 ग्राम में मैग्नीशियम कितना है? 0.06 ग्राम। अब आपको पता 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट, एटम नहीं लिखा मैंने, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट है, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे पूरे के पूरे पे। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट कितने ग्राम के इक्वल होता है? 24 ग्राम।
और इस 24 ग्राम में कितने एटम होते हैं, Na। तो एक में कितना होगा, डिवाइड बाय 24, और पूछे कितने में है, 0.06 ग्राम में। तो यहां से आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सोल्व करने होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन है, एक और टाइप का मैं करवा लेता हूं आपको मोल कंसेप्ट का। लेकिन मैं आपको कल बता चुका, आप ना आइडियल गैस इक्वेशन जिन पे लगती है वो अभी मोल कंसेप्ट के सवाल नहीं कर सकते, और जिनमें कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट थोड़े से अलग केमिस्ट्री के लगते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फॉर्मूला बना के दे दिया, ठीक है ना, रेडॉक्स से रिलेटेड दे दिया, वो अभी आप नहीं कर पाएंगे। तो अलग टाइप देखते हैं, इसके अलग अगली टाइप क्या है। सपोज 200 mg कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है, 200 mg कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसने 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल लेफ्ट कर दिए, ठीक है, इसने हटा दिए 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल इसने लेफ्ट कर दिए, तो इसमें बताइए रिमेनिंग मोल कितने रहेगी। रिमेनिंग मोल बताइए इसमें कितने रहेंगे। देखिए यहां ग्राम दे दिया, मॉलिक्यूल दे दिया, मोल पूछ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले इसके नंबर ऑफ मोल निकालिए, पहले कितने थे, पहले मोल निकालिए, तभी तो बाद के मोल पता चलेंगे। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलते हैं, ग्राम गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहां तो 200 mg है, तो इसको ग्राम में करने के लिए क्या करेंगे, 200 डिवाइड बाय 1000, और मोलर मास कितना क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, 44 ग्राम। तो यहां से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल जो पहले थे इनिशियल। सोल्व कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स है। अब देखें, जब उसने 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल लेफ्ट कर दिए, जब मॉलिक्यूल के में निकालना हो तो नंबर ऑफ एटम गिवन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। याद करिए पहले तीन फॉर्मूले। तो यहां गिवन कितनी है, 10 की पावर 21, और Na क्या होता है 6.022 into 10 की पावर 23। तो यहां से क्या आ जाएंगे, इन एटम को छोड़ने के बाद जो नंबर ऑफ मोल आएंगे, मतलब जो यहां पे फाइनल आएंगे। अब लेफ्ट कितने रह गए, इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बचे हुए पता चल जाएंगे, क्योंकि इतने तो लेफ्ट करके, मतलब इतने तो क्या करके हैं, इसमें से निकाल दिए गए हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग आ जाएंगे, यहां पे रिमेनिंग कर देंगे इसको, रिमेनिंग इसको लेफ्ट कर लीजिए भाई, जो छोड़ के इनिशियल माइनस लेफ्ट, तो रिमेनिंग रहेगी। तो ऐसे इस सवाल को कर लेंगे। तो मैंने मोल कंसेप्ट के जितने भी टाइप आप पे हो सकते हैं वो सारे टाइप मैंने आपको करवा दिए हैं, जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं और नेट में आ सकते हैं। ठीक है, अब इनका कुछ रिलेशन कंसंट्रेशन के साथ भी होता है, आगे करते रहेंगे उनको, लेकिन पहले 1 मोलर 1 मॉलिक्यूल इन सब बातों में अपना कंफ्यूजन दूर करिए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन निकालते हैं। कंसंट्रेशन किसकी निकलती है, देखिए सॉल्यूशन की निकलती है। सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता मिक्सचर ही है, होमोजीनियस मिक्सचर किस किस का, 2 और मोर देन 2 केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होने चाहिए, नहीं तो मिक्सचर से क्या पता और क्या बनेगा उसके अंदर अगर रिएक्ट करके। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 and more than 2 केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस whose concentration may be varied up to certain limit, जिनकी कंसंट्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, कुछ लिमिट तक वेरी कर सकते हैं। तो वो कंसंट्रेशन क्या होती है, देखिए कंसंट्रेशन सोल्यूट प्लस सोलवेंट होता है, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्यूशन सोल्यूट क्या होता है, लो अमाउंट में होता है, और ये हाई अमाउंट में होता है। तो इसकी कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, क्योंकि आफ्टर ऑल तो सोल्यूट ही असर डालता है। आप पानी पी रहे हैं, पानी हर कोई पीता है, लेकिन अगर आपने पानी में नींबू का रस डाला तो नींबू का रस आपने कितना ज्यादा डाला, आपको खट्टा महसूस होएगा।
ठीक है ना। अगर आपने कम डाला तो कम खट्टा महसूस होएगा। तो वो कंसंट्रेशन कितनी थी उसके अंदर, नींबू जो आपने लेमन डाला उस लेमन की कितनी कंसंट्रेशन थी। ऐसे ही आपने पानी में क्या किया, शुगर के आपने 2 दाने डाल दिए, ठीक है ना, चीनी के आपने 2 दाने डाल दिए, लेकिन आपने डाला मीठा, पानी फिर भी नहीं मीठा हुआ, ठीक है ना। तो फिर भी लेकिन पड़ा दो उसके अंदर शुगर, तो वो कितना पड़ा है, ये सब निकालने के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं। और हम कंसंट्रेशन निकालते हैं इन टर्म ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट। अलग अलग तरीके हैं इसके निकालने के, अलग अलग जगह पे मेथडोलॉजी है, अलग अलग तरीके से निकाले जाते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके निकालने के, एक एक करके मैं तरीके आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इसके परसेंटेज में कैसे निकालता है। तो परसेंटेज में देखिए मास बाय मास परसेंटेज निकलता है, फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकलता है, और फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकलता है, ठीक है ना। पहली तो जो किसमें करेंगे हम, परसेंटेज कंसंट्रेशन। पहले कंसंट्रेशन किसकी टर्म में निकलते हैं, परसेंटेज में, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। जैसे उसने कह रखा है कि 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है, 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम वाटर में। तो मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकलेगा, देखिए मास बाय मास, मास तो नहीं वेट लिखा होता है, वेट बाय वेट ही कहते हैं इसको, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो मास बाय मास या वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे निकलती है, देखिए यहां पे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, तभी तो निकलेगी। सॉल्यूशन के अंदर ही तो निकलती है, देखिए सोल्यूट कितना बड़ा सॉल्यूशन में, वही तो उसकी कंसंट्रेशन होगी। पूरे सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितना पड़े, तो देखिए यहाँ 10 ग्राम शुगर दिया है, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम, तो वाटर है, सोलवेंट है, और 10 ग्राम शुगर है, सोल्यूट है, तो 10 प्लस 100 मिलकर कितना हो गया 110 मल्टीप्लाई 100। तो इस तरीके से मास बाय मास परसेंटेज निकलेगी, ठीक है जी। इस तरीके से क्या निकलेगी, मास बाय मास परसेंटेज। अब मास बाय वॉल्यूम देखिए, मास बाय वॉल्यूम जैसे कह रहे हो 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है इसमें, सपोज 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो दे दिया सीधा ही, तो 10/100 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है जी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से अपन लोग इन सवाल को कर लेंगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कह रखा हो, 10 लीटर प्रेजेंट है 90 लीटर वाटर में, 90 लीटर वाटर, तो ये तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलके सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्यूशन का टोटल कितना हो जाएगा 100 लीटर हो जाएगा। तो क्या होगा 10/100 मल्टीप्लाई 100। तो इस तरीके से यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस इसमें थोड़े थोड़े चेंज आते रहेंगे। ये वो सब है जो हमने 9th क्लास में पढ़ के आए, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन। अब थोड़ी अलग टर्म निकालने की हम कोशिश करते हैं, आगे कौन कौन सी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे देखिए 3 टर्म हो रहे हैं, एम एम एन, ठीक है, ठीक है जी। इसको बोलते हैं मोलैलिटी, 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 इसको बोलते हैं मोलैरिटी, और इसको बोलते हैं नॉर्मैलिटी, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है छोटी एम से, इसकी बड़ी एम से, और इसकी एम एन से, ठीक है। तो इसको छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी और नानी, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो मोलैलिटी कैसे निकलती है, देखिए मोलैलिटी निकालने का तरीका, नंबर ऑफ, देखिए कंसंट्रेशन हमेशा सोल्यूट की टर्म में निकलेगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट
डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट किस में होनी चाहिए, केजी में होनी चाहिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को कैसे निकालते हैं, ग्राम गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। अब केजी में ना दिया हो तो किस में दिया हो, ग्राम में दिया हो, डिवाइड बाय क्या करेंगे 1000 करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ग्राम गिवन डिवाइड बाय मोलिकुलर मास 1000 और ये ग्राम में किस में हो जाएगा, ये ग्राम में। ठीक है जी, तो इस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं मोलैलिटी को, और एक्सप्लोर करके मैंने इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वेट गिवन इस टर्म में भी इसको करके ऐसे कर सकते हैं। अब मोलैरिटी देखिए, मोलैरिटी का कैसे करेंगे, मोलैरिटी को करने के लिए बड़ी मम्मी है ये, इसको देखिए कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो सोलवेंट पे डिपेंड होती है, अमाउंट ऑफ सोलवेंट इन केजी। ये जो मोलैलिटी है ये किस पे होती है, सिर्फ सोलवेंट पे, बाकी सब सॉल्यूशन पे होता है, सिर्फ एक सोलवेंट पे होती है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में, तो इसका भी सेम बन जाएगा W/M 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml। अगर न्यूमेरिकल में आपको वॉल्यूम ml में दे दे तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। नॉर्मेलिटी देखिए कैसे निकलेगी, तो देखिए नॉर्मेलिटी नानी जी देखिए ये सबसे अलग होगी, तो यहां पे क्या निकलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए इसका क्या बनेगा, वही इसका बनेगा, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय 1000 VmL में। तो ये नॉर्मेलिटी को ऐसे करेंगे। ठीक है जी, तो ये 3 टर्म होगी आगे कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। 3 हमने परसेंटेज कंपोजिशन की पढ़ ली, 3 ये पढ़ ली। ठीक है जी, अब अगली टर्म पे चलते हैं, और किस टर्म में हम कंसंट्रेशन को कर सकते हैं। सपोज ये सोल्यूट की ना देखे, ऐसे ना दे रखा, वॉल्यूम नहीं दे रखा, तब कैसे करेंगे, देखिए ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशन में फॉर्मूले लगेंगे, वो कंडीशन डिपेंड करती है। ये सब कंसंट्रेशन निकालने के लिए है। अगर अपने पास कोई वेरिएबल किसी टाइप से किसी जगह पे कैसे भी दे रखा हो तो उस जगह के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है ना, सोलवेंट के लिए मोलैलिटी है, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए नॉर्मेलिटी है, तो हर जगह पे कंसंट्रेशन, परसेंटेज के लिए परसेंटेज वाले हैं। अब देखिए आगे किस टर्म में निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन की टर्म में। जैसे आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें 2 कंपोनेंट पड़े ऐसे, एक ये कंपोनेंट है और एक और कंपोनेंट है, सपोज ये पड़ा, 2 कंपोनेंट पड़ी। ठीक है, और ये कंपोनेंट वॉल्यूम की टर्म में नहीं पड़े, मोल की टर्म में पड़े। जैसे इसके पहले के मोल पड़े हैं Na, और जो दूसरा मेरे पास उसके मोल पड़े हैं Nb। ठीक है, तो अब कंसंट्रेशन निकालिए दोनों की, दोनों कंसंट्रेशन निकाल के दिखाइए, इनमें इसकी भी कंसंट्रेशन बताइए और इसकी बताइए। तो इनकी कंसंट्रेशन को जिस टर्म में दिखाते हैं उसका नाम होता है मोल फ्रैक्शन, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, काई बोलते हैं इसको, काई से। ठीक है ना, तो काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये काई है। ठीक, तो अब काई मोल फ्रैक्शन होती है। ठीक, तो पहले किसके निकालने हैं मोल फ्रैक्शन अपन को, ए के। तो ए के देखिए कैसे निकलेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। तो ये किसके मोल फ्रैक्शन आ गए, ए के मोल डिवाइड बाय टोटल के मोल।
ठीक है, टोटल तो तभी बनेगा जब दो क्या मिलकर बनाएंगे सॉल्यूशन। तो इस तरीके से किसके मोल फ्रैक्शन निकला है, ए के। बी के निकालने हो, देखिए बी के, तो नंबर ऑफ मोल किसके, बी के, नंबर ऑफ मोल ए के, बी के, ऐसे मोल फ्रैक्शन इसका निकलाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है जी, तो ऐसे मोल फ्रैक्शन निकलते हैं अपने, ये मोल फ्रैक्शन के टर्म में कंसंट्रेशन होगी। ठीक है जी, आई बात समझ में। अब अगली है पार्ट्स पर मिलियन में, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम भी जिसको बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम ऐसे भी लिख देते हैं, जो छोटी पीपीएम, छोटी में लिखते हैं पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है कि बहुत थोड़ी कंसंट्रेशन है लेकिन है जरूर। जैसे मान लिया अपने एरिया में वाटर आ रहा है और वो वाटर कंटामिनेटेड वाटर है, उस पानी में लेड भी है, मरकरी भी है, लेकिन बहुत थोड़ी अमाउंट में है, चाहे थोड़ी भी अमाउंट में वो पड़ी हो लेकिन वो तो घातक है किडनी के लिए। तो वो थोड़ी अमाउंट में कितनी पड़ी हो, पार्ट्स पर मिलियन पे देखा जाता है। अगर पार्ट्स पर मिलियन किसी भी टॉक्सिक चीज के अगर पड़े हैं तो वो खतरनाक है। तो इसलिए कई बार ना जो टॉक्सिक चीज होती है उसको पर मिलियन पे उसकी कंसेंट्रेशन देखी जाती है। ठीक है, मान लिया मिलियन तक कुछ आ ही नहीं रहा तो भी उसका मतलब नहीं होता, लेकिन पार्ट्स पर मिलियन देखने के बाद उसको डिसाइड किया जाता है। ठीक, तो देखिए कैसे निकाले जाएंगे इसको, नंबर ऑफ मोल्स ए के, जिसके भी देखने, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ऐसे पार्ट्स पर मिलियन निकलते। सब सॉल्यूशन पे है, सिर्फ एक सॉल्वेंट पे है, कौन, मोलैलिटी। ठीक है, आई बात समझ में। और आखिरी टर्म है जो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ देखा जाता है कितना सोल्यूट पड़ा है 1 लीटर पे, सिर्फ 1 लीटर पे, लीटर के अंदर मतलब देखी जाती है, लीटर के अंदर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये जो आएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के किस टर्म में ले लेंगे अपन लोग, इसको ग्राम में निकाल लेंगे, इसका वेट निकाल के, तो ग्राम पर लीटर में आती है। तो इसको नंबर ऑफ मोल की बजाय भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कर लीजिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो स्ट्रेंथ किस में आ जाएगी, ग्राम पर लीटर में। हालांकि स्ट्रेंथ पे ज्यादा हम डीलिंग नहीं करेंगे। तो अब 1 बाय 1 करके इनके सवाल करेंगे अपन लोग, कैसे इनको निकालना है सवालों को। और ग्राम इक्विवेलेंट जो नॉर्मेलिटी में आई है एक नई टर्म, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। ठीक है जी, तो अब अगला कंसेप्ट चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या अपने पास देखिए, न्यूमेरिकल की मैं अलग से सीरीज बना रहा हूं जिसमें #1 डाला है, फिर कल मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल डाले, उसमें #2 तो नहीं डाला लेकिन सीधा लिखा हुआ है उस पर मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल। तो ऐसे ही कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल की अलग से सीरीज बनाऊंगा। तो न्यूमेरिकल उसमें देखिए समझिए, लेकिन पहले कंसेप्ट अच्छे से देखिए। और 5 जो आफ्टर 5 ऑनवर्ड वीडियोज है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3rd पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे पार्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, जिन्होंने नहीं देखा और कॉन्टिन्यूटी में देखिए उनको लगा था। ठीक है, कई बार ना अपने को देख के इल्यूजन हो जाता माइंड में कि मुझे ना ये चीज अच्छे से आ गई है, देख के ही हो जाता है, लेकिन जैसे उसको बंद करके पेपर पे करना शुरू करते हैं वो खराब हो जाता है। तो इसलिए इल्यूजन मत क्रिएट करिए अपने माइंड में। ठीक है ना, अपने माइंड को धोखे में मत रखिए। आप ना चीज को पढ़ लिया, उसके करके देखिए, जब तक आप करके देखेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें अगली चीज जो करते हैं यहाँ पे वो है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बस 2 दिन में इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा,
फिर एक दिन वीडियो डाल दूंगा और फिर सेकंड चैप्टर भी हम वहीं पे खत्म कर देंगे। ठीक है जी। तो परसेंटेज कंपोजिशन देखिए कैसे निकलेगी। जैसे आपको कह दिया कि आपके पास ना MgSO4 है, ठीक है, और इस MgSO4 में आप बताइए मैग्नीशियम की कितनी परसेंटेज कंपोजिशन है, सल्फर की कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है, आपसे ऐसा पूछ लिया पेपर में। तो देखिए पहले तो इसका ना आप मोलर मास निकालिए, MgSO4 का मोलिकुलर मास निकालिए। तो मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, Mg का कितना होता है 24, 32, 4, 60, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे कितना बनेगा ये 24, 32 प्लस इतना हो गया, कितना हो गया ये 0, 120 ग्राम आ गया। ठीक है, देख लीजिएगा जाएगी बात, 4, 6, 10, 6, 9, 11, 12, ठीक है। अब निकालिए परसेंटेज कंपोजिशन मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम की देखिए कैसे निकाल लेंगे। मैग्नीशियम का मास कितना है देखिए 24, टोटल मास कितना 120 मल्टीप्लाई 100। वही काम है, परसेंटेज निकालनी है, टोटल मार्क्स कितने आए, जो मार्क्स उसने लिए, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स या हाईएस्ट मार्क्स जो जितने भी होते हैं वो मल्टीप्लाई 100। जैसे 500 में से 200 लिए मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। तो वही काम इसका है। सेम सल्फर की, सल्फर का मास कितना है 32। फिर देखिए ऑक्सीजन का, ठीक है ना। तो ऐसे निकलाएगा, जब आप जोड़ेंगे लगभग 100 आएगा, एग्जैक्ट 100 नहीं आएगा, कभी भी कोई भी परफेक्ट 100% नहीं होता। ठीक है, तो ये जो मिसकंसेप्शन हम लेते आए इनको छोड़ना पड़ेगा। अब एक पर्टिकुलर टर्म को पकड़ के उसकी टर्म्स को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे 10th में लिख दिया मेंडल का, वैसे बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट था 3:1 आ गया, ठीक है ना। वो 3:1 नहीं होता एग्जैक्ट, वो 2.998:1 होता है। और जीन में तो पॉइंट का फर्क होता है, बहुत डिफरेंस आ जाता है, लेकिन आप वहां पे कर देते हैं डिफरेंस, समझते नहीं उन बातों को, लेकिन अब बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। ठीक है जी। तो ये थी परसेंटेज कंपोजिशन। अब इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला देखिए सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है कि इसमें कौन कौन से एटम पड़े हैं, एटम्स की बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। रेशियो जो उसका सिंपलेस्ट रेशियो उसकी बात बताता है, ठीक है ना इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे कि मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन में C6H6 पड़े हैं, तो ये बताता है CH है इसमें और 1:1 में है, ठीक है ना, कि रेशियो उनका सेम रहेगा। वो डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चर कैसा लेगा, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर किसके बेस पे देखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेस पे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बेस होता है। जैसे बेंजीन में 6 एटम है तो N की वैल्यू 6 होगी, 6 से मल्टीप्लाई हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन N से मल्टीप्लाई हुआ और N क्या है यहाँ पे 6, ठीक है जी। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बताता है कि एटम कौन कौन से इसके अंदर प्रेजेंट है, किस रेशियो में। उस रेशियो को ध्यान में रख के जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएगा, ठीक है जी। तो इसको निकालने का तरीका होता है। और N कैसे निकलता है, ये N कैसे निकलता है, N निकलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ऐसे N निकलता है। जैसे किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है 98 और एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है 48, तो N की वैल्यू क्या आ गई वहां पे 2 आ गई, अगर मास दे रखे हो, ठीक है जी। तो अब समझाता हूं मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला सोल्व कैसे करना है। पेपर में अपने पास सिलेबस में आता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहां पे आपको एलिमेंट दिए होंगे, स्टेटमेंट में ही देगा आपको एलिमेंट को।
जैसे कि कार्बन दे दी, हाइड्रोजन दे दी, ऑक्सीजन दे दी, कह दिया कि एक कंपाउंड है उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। और उनका क्या कह देगा कि वो प्रेजेंट है, अमाउंट दे देगा उनकी। जैसे इसके अमाउंट दे दी 24, इसके अमाउंट दे दी 1 और इसकी दे दी 32। अमाउंट ग्राम में भी दे सकता है और अमाउंट परसेंटेज में भी दे सकता है। अगर ऐसे ही दे रखिए अमाउंट इन ग्राम तो ग्राम लिखेंगे, अमाउंट इन परसेंटेज तो आप परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज में लिख के फिर आप ग्राम में चेंज करेंगे। अमाउंट इन यहाँ पे अगर परसेंटेज दे रखिए तो अमाउंट इन परसेंटेज, फिर ऐसे करेंगे, लाइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट इन ग्राम। अगर ग्राम में दिए फिर करने की जरूरत नहीं, फिर आप सीधा अमाउंट इन ग्राम कर देंगे। तो जैसे यहाँ परसेंटेज में दिया तो आप परसेंटेज में से पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 24 ग्राम, 1 ग्राम, 32 ग्राम, यहां पे लिखेंगे अमाउंट इन ग्राम। फिर यहां पे लिखेंगे इनके एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, ठीक है जी। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और इसका कितना होता है 60। लेकिन कई बार वो आपके साथ ऐसा भी कर सकता है कि कार्बन यहाँ पे 14 लिख के दे दे, आइसोटोपिक मास ऑफ 14, यहाँ पे आपको ये लिख के दे दे 2, यहाँ पे आपको लिख के दे दे 18। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो आइसोटोपिक मेंशन कर देगा और आप ऐसे ही चल पड़े कभी, इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये बात लिखने के बाद आप यहाँ पे निकालेंगे मोलर रेशियो। मोलर रेशियो, मोलर रेशियो कैसे 24 डिवाइड बाई 12 ग्राम गिवन डिवाइड बाई मोलिकुलर मास कितना आया 2, 1:1 कितना आया 1, 32 रेशियो कितना आया 16 तो कितना आया 1। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कितना रेशियो है 2:1:1। तो क्या बन गया C2H4 बन गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसको बोलते हैं मोलर रेशियो। अगर ये मोलर रेशियो ऐसे तो आ जाए ठीक है, अगर ये ऐसे फ्रैक्शन में आ जाता तो फिर क्या करते हैं हम, फिर एक और स्टेप इन्वॉल्व करते। अगर ये ऐसे आ जाता फिर हम एक और स्टेप इन्वॉल्व करते, उसको बोलते सिंपलेस्ट होल रेशियो। ध्यान रखेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये, सिंपलेस्ट होल रेशियो। तो सिंपलेस्ट होल रेशियो के लिए एक ऐसी टर्म से इसको या तो डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फ्रैक्शन में ना रहे। जैसे इसको किससे कर दिया मैंने, सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आ गया, इसको करेंगे 3 आ गया, इसको करेंगे कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। तो अब किस किस रेशियो में बन गए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 4 3 3, तो C4H3O3 बन गया, ठीक है जी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इंपेरिकल फॉर्मूला लिख लेगा, आप प्रैक्टिस करना, जितने भी आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला के सवाल दे रखे हैं आप उनसे कर लेंगे। कई जगह पे क्या दिया होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला तो आपने निकाल लिया, मोलर मास दिया होगा कई जगह, जैसे कह दिया कि मोलर मास 98 है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला बताइए क्या होगा। पहले आपसे इंपेरिकल फॉर्मूला निकलवाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला के साथ साथ आपको मोलर मास देगा, फिर वहां से मोलिकुलर फॉर्मूला निकलवाएगा। और मैंने आपको बोला इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आपके पास आ गया तो आप यहां से क्या निकाल लेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे और फिर n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और n की वैल्यू निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या निकलाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला निकलाएगा। तो आप प्रैक्टिस करना, मैं भी इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक, जो आपको नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन और मोलिकुलर फॉर्मूला आपका खत्म हुआ, ठीक है जी। अब रह गई अपनी स्टोकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट, जो लास्ट टॉपिक है वो आगे हम खत्म कर देंगे आने वाले 2-3 दिनों में, ठीक है जी। थैंक यू।